हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, ताकत दिया गया है ताकि वो अपने अपने राज्यों के हिसाब से फैसले ले पाएं। इस गाइडलाइंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको हम अक्षरशः उत्तर प्रदेश में उसका हम पालन करेंगे। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी श्रमिक की समस्या है उसके निवारण के साथ साथ जो जनजीवन है वो भी सामान्य नहीं तो सामान्य के निकट पहुंचने में हमें स्टेप बाय स्टेप आसानी से सहायता मिल सके। हमारा प्रयत्न ये भी है कि हम लॉकडाउन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जैसे उत्पादन के संदर्भ में है, हमारा निर्माण कार्यों के संदर्भ में है, रजिस्ट्री के संबंध में है, या आवागमन के कुछ सीमित क्षेत्रों तक है, उनमें हम कुछ सहूलतें दे सकें, और जिससे लॉकडाउन के साथ साथ हम इस बात पर भी विचार कर सकें कि हमारा जनजीवन भी जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा था उसमें हमें कुछ राहत मिल सकी है। ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है ये हमारे लिए राहत का काम कर रही है कि हम इसमें अपने हिसाब से जोन का निर्माण कर सकेंगे, और हम अपने हिसाब से अपनी सहूलियतों को देने में हमारे दिनेश जी, आप ये अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए राज्यों की आपसी सहमति किस आधार पर तय की जाएगी? क्योंकि यूपी दिल्ली के बीच हमने बसों के आवागमन को लेकर पॉलिटिक्स होते हुए देखा। जब आप लोग कोटा से यूपी लेकर छात्रों को आए तो बिहार सरकार ने इसकी निंदा की थी। तो राज्यों में आपसी सहमति कब तक बन जाएगी? कुल 14 दिनों का ये चौथा लॉकडाउन है, इसके लिए आपसी सहमति कैसे तैयार करेंगे आप लोग? देखिए, मेरा मानना है कि ये संक्रमण काल है और संक्रमण काल में राजनीति के दायरे से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनेताओं के द्वारा परस्पर सरकार विरोधी बयान दिए गए। उनका मंतव्य अपनी आवश्यकताओं तक, अपनी राजनीतिक जिसको कहना चाहिए रोटियां सेकने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण में आपसी सहमति के आधार पर हम लोगों को कितनी सुविधा ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमें सोचने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का दोनों तरफ, हम चारों तरफ सभी राज्यों से बगैर भेदभाव किए कि वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं या दूसरे दलों की राज्य सरकारें हैं, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि परस्पर सहयोग के द्वारा हमारा जो आवागमन का क्षेत्र है, खासतौर से प्रवासी समिति जो श्रमिक हैं उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिए उनमें हमारा सहयोग और ज्यादा बढ़े, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपेक्षा है। इसी तरह की उम्मीद भी यूपी की जनता आप लोगों से कर रही है और पूरे देश की भी। अब अगला सवाल मेरा आपसे यह है दिनेश शर्मा जी, चूंकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद हम दिल्ली के लिए कल फैसलों का ऐलान करेंगे, यूपी सरकार की ओर से क्या तय किया गया है? अलग अलग जोन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को भी जोड़ने की बात है। चाहे आगरा हो, गौतम बुद्ध नगर हो या दूसरे हिस्से हो उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर छूट की समय सीमा किस तरह से निर्धारित की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ तय किया गया है आप लोगों की ओर से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में सबसे परस्पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होते हैं। वो अपनी पहले टीम 11 के साथ बैठने के बाद जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको सबको बुलाकर बैठते हैं और वे एक सामूहिक निर्णय लेते हैं। लेकिन एक ऊपरी तौर पर अभी हम लोग बैठे थे और बैठने के बाद में ये सामान्य निर्णय था कि जग है तो जीवन है का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है, उसके आधार पर ही जो हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि जान है जहान भी है, तो जो सामान्य प्रक्रिया में चलने वाले कार्य हैं उनको हम कैसे बगैर जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए, लॉकडाउन का उल्लंघन किए, हम बगैर उसके कैसे कर सकते हैं, इस पर लोग लगभग पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी अंतिम निर्णय और विचार मंथन हम लोग निश्चित रूप में आने वाले कल में या उसके आगे हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अंजना और रोहित भी हमारे साथ हैं, वो अपना सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल, ये जो 5 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन, जो पहले से ही जिसके बारे में जानकारी है दर्शकों को, लेकिन इसमें बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को जोड़ा गया है, इसके बारे में क्लैरिटी कैसे होगी? दर्शक इसको आम भाषा में कैसे समझ पाए? इसके क्या मायने हैं? कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा, अगर आप बता पाए दिनेश जी। नहीं, देखिए, इसको परिभाषित तो केंद्र अपने आप में कर रहा है कि किस प्रकार से हम लेंगे। जो हॉट स्पॉट एरिया है उनको हमको अलग करके देखना होगा,
रेड जोन में भी हम हॉटस्पॉट एरिया को डिफाइन करेंगे। और इसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कोरोना से अभी तक का कोई आच्छादित नहीं है, उसको ग्रीन जोन में हम पहले ही ले चुके हैं। और अगर एक भी केस आ जाता है और सामान्य प्रक्रिया में हम लोग वहां पर कोई विशेष हानि नहीं है तो ऑरेंज जोन के अंतर्गत काम करते हैं। और इसी तरीके से जिस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करके हम लोग कर रहे हैं तो उसको कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर उसको हम लोग आगे ले सकते हैं। जोन को तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। लेकिन अब अगला सवाल मजदूरों को लेकर, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिनेश जी, वो सबको बेचैन करती हैं, परेशान करती हैं और बेबसी किस तरह की है उनके भीतर उसको बयां करती हैं। मजदूरों को लेकर आप लोगों की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जरा उसके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि आप लोगों की ओर से बस की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन मजदूरों तक वो कहां पर जाकर खड़े रहे इसकी सही जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है और वो पैदल ही जहां तहां निकल पड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे व्यापक इंतजामात किए हैं। और अगर आप देखें तो डीएम के डिस्पोजल पे 200 बसों को बॉर्डर क्षेत्र में लगाया गया है। 400 ट्रेन हमने, पहला उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज्यादा ट्रेन को उसने मांगा है। हम लोग केवल रेल से लाते नहीं है श्रमिकों को, उनकी चेकिंग करते हैं। जहां पर वो उतरते हैं स्टेशन पे, वहां बसें खड़ी होती हैं और उनको भोजन दिया जाता है। भोजन देने के बाद में उनके राशन का इंतजाम किया जाता है। फिर उनको लेकर हमारी बसें जाती हैं और जहां पर पहुंचते हैं उनकी चेकिंग के बाद उनको क्वारंटीन कराने का व्यवस्था भी और उनको प्रतिदिन के लिए नाश्ता, चाय, खाना, ये सब चीज की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उनको राशन कार्ड के बगैर भी भोजन की सामग्री उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उस प्रवासी श्रमिकों को कि आप धैर्य रखो, आप प्रतीक्षा करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है और हमारा प्रयत्न ये है कि आपकी यात्रा सुरक्षित और अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। ठीक है सर, और उसी तरह की उम्मीद भी हम कर रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अंजना, आपका सवाल दिनेश जी से। बिल्कुल दिनेश जी, मैं अंजना बोल रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगभग हर विषय पर अब चित्रा ने सवाल किया और आपने उसकी जानकारी दी है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने 15 मई तक, जैसा पीएम ने कहा था, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब जब वो गाइडलाइंस देख रहे हैं तो वो बाय एंड लार्ज लगभग वैसे ही हैं जैसा उनकी मांग थी, राज्य सरकारों की मांग थी। क्या आपकी सरकार भी, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये चाहती थी कि यही लगभग हो जो गाइडलाइंस में है, इंटरस्टेट ट्रैवल की बसों से इजाजत हो? क्या आपने भी कहा था कि जो बड़ी बातें हम पूरे गाइडलाइंस में देख रहे हैं कि राज्यों के हाथ में ज्यादा अधिकार हो जोन्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर? क्या यूपी सरकार भी यही चाहती थी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले? देखिए, मैं क्या चाहती थी इस प्रश्न पे तो मैं आपको स्पष्ट जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो मंत्रिमंडल के बीच की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो वार्ता थी वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक टीम इंडिया के भांति काम कर रही है और हम केंद्र सरकार के पूरक बन के यहाँ पर काम करते हैं। केंद्र जो दिशा निर्देश तय करता है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन भी करती है और उसके पालन के साथ साथ उसमें जो भी हम और जोड़ना चाहते हैं, केंद्र सरकार से हमें शर्त उसकी अनुमति भी मिल जाती है। इसलिए किसी प्रकार का व्युत्क्रम यहाँ हमारे और केंद्र सरकार के बीच में नहीं है। हमने जो अपेक्षाएं करी थी, जो आज भी हमारी अपेक्षाएं हैं, मुझको लग रहा है केंद्र सरकार ने सबसे परामर्श करके जो एक जिसको कहना चाहिए व्यापी निर्णय, सर्व सुलभ निर्णय जो लिया है, वो स्वागत योग्य है और उसके आधार पर सारी राज्य सरकारों को कष्ट ना हो, इसके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिए हैं कि सभी राज्यों के जो विचार थे उन पर जो एक्सपर्ट कमेंट था, एक्सपर्ट जो राय थी, उसको उन्होंने शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे अधिकांश राज्य संतुष्ट हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसके बाद मेरे अन्य सहयोगी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल ये है दिनेश जी कि आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार
इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी होनी थी। हालांकि पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है और भी कई राज्य हैं, लेकिन यूपी और बिहार को हम कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र था जहां मजदूर पलायन करके पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह से लौटना चाहते थे। किन राज्यों के साथ, क्योंकि दिल्ली के साथ तो मतभेद खुलकर सामने आए थे, किन राज्यों के साथ आपको लगता है थोड़े से मतभेद थे इस मुद्दे पर और इससे आपको एक बड़ी मदद मिलेगी? और इसी के साथ अगर आप स्टेटस बता सके कि आपका क्या एक्शन प्लान है अब बसों की सेवा को लेकर और मजदूरों को सही जानकारी मिले, क्या इसके लिए आपने कोई एसओपी बनाया है ताकि थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सके और मजदूरों की जो परेशानी है उसको खास तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि इन गाइडलाइंस में ये साफ संकेत हैं कि उन पर खास नजर है। दिनेश जी, देखिए, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि हमारे राज्यों से मतभेद थे कि नहीं थे, बल्कि कुछ राज्यों के साथ में बहुत अच्छा समन्वय था और कुछ राज्यों से और अच्छे समन्वय की हमें अपेक्षा थी, जैसे महाराष्ट्र है। तो हम और अच्छा समन्वय स्थापित करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, हमें सफलता भी मिल रही है और हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ के जो प्रवासी श्रमिक आए उनका चेकअप वो संबंधित राज्य पहले से करके भेजे और हम जब यहाँ पे आएंगे तो हम उनकी चेकिंग करें, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जिससे हम उनको पैदल ना चलना पड़े, उनको सीमाओं के पास में इकट्ठा होकर प्रदर्शन ना करना पड़े। ये अपेक्षा हमारी जरूर पड़ोसी राज्यों से उन राज्यों से है जहां से हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, उनसे हमने अपेक्षा करी है। इसीलिए हम लोगों ने पहले उनसे सूची मांगी है और कि कौन से लोग आना चाहते हैं और सूची के बाद में जब उनका मेडिकल इंस्पेक्शन हो जाता है तो हम लोग सहर्ष उन्हें स्वीकार करके जो अग्रेतर कार्रवाई है, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आने के बाद हम उनको बस से जो स्टेशन होता है वहां पर रिसीव करके उनको भोजन की, खाने की सारी व्यवस्था करके उनका मेडिकल चेकअप करा के ये सारा इंतजाम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। अंजना और भी अपने सवाल पूछेंगे, रोहित सरदाना भी बिल्कुल, रोहित भी अपने सवाल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक सवाल का जवाब दिनेश जी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉकडाउन 4 में क्या अब ये समझाया जाए कि दरअसल अलग अलग राज्यों के अपने नियम, कायदे, कानून अब अलग अलग रहने वाले हैं? देखिए, कुछ मोटे तौर की जो बातें हैं वो केंद्र ने स्पष्ट कर दी है कि किन चीजों पर स्वीकृति मिलनी है, किन चीजों पर स्वीकृति नहीं मिलनी है। उसके बाद कुछ आंतरिक विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, तो वो राज्य सरकारें अपना निर्णय लेंगी और उन निर्णयों में हो सकता है समानता हो राज्यों में आपस में और हो सकता है असमानता के भाव भी हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। केंद्र कभी भी राज्यों पर जबरन कोई अपने विचार थोपना नहीं चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 4 प्रथम लॉकडाउन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉकडाउन में जो अपनी घोषणाएं करी हैं, उससे पहले उन्होंने व्यापक मंथन, विचार मंथन उन्होंने संबंधित मुख्यमंत्रियों से करने के बाद जो उसका जिस्ट होता था, निष्कर्ष होता था, उसे ही उन्होंने रखने का काम किया है। यही कार्यशैली में हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो जो सारी बातें होती हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। रोहित सरदाना भी अपना सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। रोहित, सवाल पूछिए प्लीज। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जबकि ये तय हो गया कि राज्य सरकारें आपस में बात करके बस सेवा खोलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, बस सेवा खोलेंगे, तो केवल मजदूर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सामान्य लोग भी होंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना चाहते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू पास नहीं ले पाए थे, अब बस खुलेगी तो वो जाएंगे। आपने अभी एक हिंट दिया कि आप चाहते हैं जब आदमी बस तो उसका मेडिकल चेकअप हो। क्या आपको लगता है कि अब राज्य सरकारों को एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि बस ट्रैवल से पहले और बस ट्रैवल के बाद, यानी कि जहां से आदमी बस में बैठ रहा है और जहां उतर रहा है, दोनों जगह पर मेडिकल चेकअप हो और अगर कोई उसमें बीमार पाया जाता है, किसी में लक्षण पाए जाते हैं, किसी का तापमान ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर भेजने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है? देखिए, हम कहना चाहते थे, आपने बड़े सुंदर तरीके से उन सारी बातों को स्वयं से रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जब भी हमारे वहाँ पर प्रवासी जो श्रमिक है आए तो वो वहाँ उसका मेडिकल चेकअप हुआ हो, और जब हमारे वहाँ ट्रेन पर उतरते हैं या हम उनको बस पे बैठालते हैं तो हम लोग उनका मेडिकल चेकअप फिर से करते हैं, और जब वो अपने जिले में पहुँचते हैं तब उनका मेडिकल चेकअप होता है फिर से, और उनको क्वारंटीन करना है, कहाँ पे होम क्वारंटीन है कि उनको कहीं पे हमारे जो अस्पताल हैं, होटल हैं या जो हमारे विद्यालय हैं
उनमें कहाँ कराना है इसकी व्यवस्था सरकार करती है। हमारा एक ही मंतव्य है कि ऐसा ना हो कि जो शहर, अभी तक तो शहर में हमें कोरोना का भय था, ऐसा ना हो कि जो हमारे श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अगर हम अपनी जरा सी भी असावधानी बरतेंगे तो ये गांव में अगर फैल गया तो ये संभालना हमारे सबके लिए एक कठिन कार्य, एक चुनौती के तौर पे साबित हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी पहले से बरतनी है और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बेहतर तरीके से सारे उपाय अभी तक किए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े गहनता के साथ सभी राज्यों से समन्वय स्थापित करके इन सारे तथ्यों पर बड़ी कड़ाई के साथ में उसका पालन कराया है, जिससे आगे भविष्य में होने वाली असुविधा से हम बच सकें। दिनेश जी, मेरे सहयोगी साहिल जोशी मुंबई से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल करेंगे। साहिल। दिनेश जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आपका अभी कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका है, कई सारी ट्रेनें महाराष्ट्र से यूपी की तरफ जा रही है, लेकिन एक सवाल जो आपने जिसमें उठाया कि यहां से मेडिकल चेक करके आप उनको ट्रेन में बिठाएंगे, लेकिन वो जो चेकअप है वो सिर्फ टेम्परेचर चेकअप किया जाता है, बहुत सारे लोग वहां पहुंचने के बाद भी पॉजिटिव निकल सकते हैं। दूसरा ये है कि कई सारे लोग चलकर अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं, कई जगह पे उनको बस मिलती है तो बस से, ट्रक मिलता है तो ट्रक से वो लोग पहले ही निकल चुके हैं। अब ऐसे में यूपी में टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कुछ तैयारियां चल रही है क्या, एक? और दूसरा, ये जो मजदूर अपना सब रोजगार खोकर अपने अपने गांव लौट रहे हैं, उनके लिए अब आगे क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली सरकार है जिसने इन सारे बिंदुओं पर कि भविष्य में क्या होगा, हमने बड़ा व्यापक मंथन किया है आपस में माननीय मंत्रियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये निर्णय लिया है कि जो मजदूर या जो श्रमिक हमारे वहां पर आ रहे हैं वो उनको क्वारंटीन कराने के बाद में हम रोजगार मुहैया करा सकें, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से है, चाहे वो मनरेगा से उनके लगाव के साथ में है, या उत्पादन के संबंध में, या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनसे जुड़ने के संदर्भ में है। तमाम चीजों पर एक व्यापक दृष्टिकोण, लघु और जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनमें उनके इन्वॉल्वमेंट का एक व्यापक प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से बना रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता और आत्मसंतोष है कि जो श्रमिक हमारे यहाँ पे आएंगे उनको भूखों नहीं रहना पड़ेगा, उनके हम रोजगार का भी इंतजाम यहाँ पर करके रखेंगे। नहीं, टेस्टिंग को लेकर आप क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने को लेकर क्या चल रहा है? टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे और काफी ज्यादा, पहले से काफी ज्यादा है, और हमारी नित्य प्रतिदिन हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारा पास जो अनुमान है उसके अनुसार हमारी टेस्टिंग की स्थिति भी यहाँ पर संतोषजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी कि आपने हमसे बात की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।